दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर परिचय। अगर आपने हवा में महल बना दिए हैं तो आपका काम बर्बाद नहीं होना चाहिए, वे वही कायम रहे। अब इनके नीचे नींव बनाना शुरू करें। हेनरी डेविड थोरो वाल्डन। ध्यान दें कि ग्राहम ने शुरुआत में ही घोषणा की है कि यह पुस्तक आपको बाजार को नियंत्रित करना नहीं सिखाएगी। कोई भी सच्ची पुस्तक ऐसा नहीं कर सकती, बल्कि यह पुस्तक आपको 3 शक्तिशाली पाठ सिखाएगी। आप भरपाई न हो सकने योग्य नुकसान से कैसे बच सकते हैं, आप निरंतर मुनाफा पाने के कैसे अधिकतम कर सकते हैं, आप अपने को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, जिसके कारण निवेशक अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। 1990 के दशक के अंत में मजबूती के दौर में जब टेक्नोलॉजी शेयरों का भाव हर दिन दोगुना होता लगता था, उस वक्त आपका अपने सारे पैसे गंवा बैठना का विचार बेतुका लगता था। लेकिन 2002 के अंत आने तक अपने .com और टेलीकॉम शेयरों को भाव 95% से ज़्यादा घट गए। एक बार 95% का नुकसान होने पर आपको 1900% का मुनाफा कमाना होता है, जिससे वहाँ पहुँच सके जहाँ से आपने शुरू किया था। कोई भी मूर्खतापूर्ण जोखिम आपको ऐसे गड्ढे में ढकेल सकता है जहाँ से निकलना असंभव हो। यही कारण है कि ग्राहम ने हमेशा नुकसान से बचने के महत्व पर जोर दिया है, न केवल अध्याय 6, 14 और 20 में, बल्कि उन चेतावनियों में भी जो उन्होंने पूरी पुस्तक में जहाँ तहाँ तक दी है। लेकिन आप कितना भी सावधान क्यों न रहे, आपके निवेश का मूल्य समय समय पर घटता रहेगा। चूँकि कोई भी इस जोखिम से बच नहीं सकता, ग्राहम आपको बताएंगे कि इसका कैसे प्रबंधन करें और किस तरह अपने सभी डरों पर काबू पाए। क्या आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं? अब तक अहम सवाल का जवाब दें। यहाँ ग्राहम का इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से क्या मतलब है? इस पुस्तक के पहले संस्करण में ग्राहम ने इसे परिभाषित किया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि इस तरह की इंटेलिजेंट बुद्धिमानी का IQ या SAT से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब बस धैर्य, अनुशासन तथा सीखने की ललक से है। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में, खुद सोचने में भी सक्षम होना होगा। इस तरह की बुद्धिमानी की व्याख्या ग्राहम ने इस तरह की है कि यह दिमाग से ज़्यादा व्यक्तित्व की विशेषता है। यह साबित हो चुका है कि अधिक IQ और उच्च शिक्षा निवेशक को बुद्धिमान बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। 1998 में हेज फंड लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट LP को गणित, कंप्यूटर वैज्ञानिकों और 2 नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों की बटालियन चलाती थी। उन्होंने कुछ ही हफ्तों में बांड बाजार के वापस सामान्य हो जाने के बड़े दाव $2 बिलियन गंवा दिए। लेकिन बांड बाजार लगातार ज़्यादा से ज़्यादा असामान्य होता गया और LTCM ने इतना अधिक धन उधार ले लिया कि इसके सिमटने से वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को भी उलट पुलट कर दिया। बहुत पहले 1720 के बसंत में सर आइजैक न्यूटन ने साउथ ईस्ट सी कंपनी के शेयर खरीदे, जो इंग्लैंड में सबसे लोकप्रिय शेयर थे। बाजार के हाथ में निकलने का आभास होने पर इस महान भौतिक वैज्ञानिक ने कहा कि वे बाहरी ग्रहों की गति को गणना कर सकते हैं, लेकिन लोगों की पागलपन नहीं। न्यूटन ने अपने साउथ सी शेयर 100% मुनाफे पर 7000 में बेच दिए, लेकिन कुछ ही महीनों बाद बाजार में आए उछाल से आविर्भूत होकर न्यूटन ने पुनः इन्हें अधिक कीमत पर खरीद लिया और उन्हें 20,000 आज के $3 मिलियन का नुकसान हुआ। बाकी की सारी ज़िंदगी उन्होंने किसी को भी उनके साउथ सी नाम भी लेने से मना कर दिया। जहाँ तक हम बुद्धिमानी की बात करें तो सर आइजैक न्यूटन अब तक हुए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति में से एक थे। फिर भी ग्राहम के हिसाब से न्यूटन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने से कोसों दूर थे। भीड़ की गर्जना का असर उन्होंने अपने फैसले पर पड़ने दिया। ऐसा करके दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक मूर्खों जैसे काम कर बैठे। संक्षेप में कहे तो अगर आप अब तक निवेश में विफल रहे तो इसलिए नहीं कि आप बेवकूफ़ हैं, बल्कि इसलिए कि आप भी सर आइजैक न्यूटन की तरह वैसा भावनात्मक अनुशासन विकसित नहीं कर पाए जैसा निवेश में सफलता के लिए होना चाहिए।
अध्याय 8 में ग्राहम बताते हैं कि किस तरह आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए और बाजार के स्तर की तर्कहीनता के अधीन होने से इनकार करते हुए अपनी बुद्धिमानी बढ़ा सकते हैं। यहाँ आप इस सबक में माहिर हो जाएंगे कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए दिमाग से ज़्यादा व्यक्तित्व महत्व रखता है। आपदा का इतिहास। तो आइए अब बीते समय में हुए कुछ प्रमुख वित्तीय घटनाओं पर नज़र डालते हैं। महामंदी के बाद सबसे बड़े बाजार क्रैश में अमेरिकी शेयरों का मूल्य मार्च 2000 से अक्टूबर 2002 के बीच 50.2% या 7.4 ट्रिलियन तक कम हो गया था। 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय कंपनियां जिनके शेयरों के भाव ज़बरदस्त गिरावट आई थी उनमें AOL, सिस्को, JDS, यूनिफेज, ल्यूसेंट और क्वेलकॉम प्लस शामिल थी। इसके साथ ही सैकड़ों इंटरनेट कंपनियों के शेयरों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। अमेरिका के एनरॉन, टाइको और जीरोक्स समेत अनेक बड़ी व सम्मानित कॉरपोरेशन पर बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगे। कॉन्सेको, ग्लोबल क्रॉसिंग, वर्ल्डकॉम जैसी एक वक्त पर चमकती कंपनियां दिवाला हो गई। अकाउंटिंग फर्मों पर अपने ग्राहकों, निवेश करने वाली जनता को गुमराह करने के लिए खातों में हेरफेर करने के साथ ही रिकॉर्ड नष्ट करने तक के आरोप लगे। प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों पर निजी लाभ के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर बेईमानी से निकालने के इल्ज़ाम लगे। प्रमाणित हुआ कि वॉल स्ट्रीट के सिक्योरिटीज एनालिस्ट सार्वजनिक रूप से जिन शेयरों की प्रशंसा करते निजी तौर पर स्वीकार करते थे कि वे दरअसल कूड़ा थे। एक शेयर बाजार जो भयावह गिरावट के बावजूद ऐतिहासिक पैमाने पर कुछ ज़्यादा ही वैल्यू वाला लगता है। अनेक विशेषज्ञ उसके लिए ऐसा मानते हैं कि शेयर अभी और गिरने वाले हैं। ब्याज दरों में निरंतर गिरावट से निवेशकों के पास शेयरों के अलावा अन्य कोई आकर्षक विकल्प नहीं बचा। निवेश का वातावरण वैश्विक आतंकवाद और मध्य पूर्व में युद्ध में अप्रत्याशित खतरे से भरा हुआ था। ग्राहम के सिद्धांतों को सीखने और उनका अनुपालन करने वाले निवेशक इस तरह के नुकसान से काफ़ी हद तक बच गए थे। जैसा कि ग्राहम ने कहा, यद्यपि महान उपलब्धियों के लिए उत्साह होना ज़रूरी है, लेकिन वॉल स्ट्रीट में यह निश्चित ही बर्बादी का सामान है। इंटरनेट शेयरों, अधिक वृद्धि वाले शेयरों और कुल मिलाकर शेयरों के प्रवाह में बहने वालों की वही गलती की जो सर आइजैक न्यूटन ने की थी। उन्होंने अन्य निवेशकों के फैसले को अपने फैसलों पर हावी होने दिया। उन्होंने ग्राहम की उस चेतावनी को अनदेखा किया जिसमें उन्होंने कहा है कि वास्तव में भयावह नुकसान हमेशा तभी होते हैं जब खरीदार यह पूछना भूल जाए कि कितनी कमाई होगी, और सबसे दुखद कि वे अपना आत्मनियंत्रण तब खो देते हैं जब उन्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन लोगों ने ग्राहम के दावे की पुष्टि की है कि निवेशक की मुख्य समस्या और यहाँ तक कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन वह स्वयं होता है, बात जो निश्चित नहीं थी। इनमें से ज़्यादातर लोगों के आवेग में बह जाने का कारण विशेष रूप से टेक्नोलॉजी और इंटरनेट शेयरों से जुड़ी इस प्रचार पर यकीन करना रहा कि हमेशा नहीं तो कम से कम आने वाले कुछ वर्षों तक यह इंडस्ट्री सबसे बढ़कर रहेगी। 1999 के मध्य में वर्ष के पहले 5 महीनों में 117 का रिटर्न अर्जित करने वाले के बाद मॉन्यूमेंट इंटरनेट फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर अलेक्जेंडर चेउंग ने भविष्यवाणी कर दी कि अगले 3 से 5 वर्षों तक उनके फंड 50% तक वृद्धि होगी। अगले 20 वर्षों से अधिक तक इसका वार्षिक औसत 35% रहेगा। 1999 में अपने एमेरेंडो टेक्नोलॉजी फंड 248% की शानदार वृद्धि के बाद पोर्टफोलियो मैनेजर अल्बर्टो व्हीलर ने ऐसे हर व्यक्ति का मजाक उड़ाया जिसने इंटरनेट के सतत रूप से धनार्जन मशीन बनने संदेह किया था। अगर आप इस क्षेत्र से बाहर हैं तो आपका प्रदर्शन इष्टतम नहीं है। आप घोड़ा गाड़ी में सवार हैं और मैं पोर्श कार में हूँ। अगर आपको 10 गुना तरक्की नहीं करनी तो कहीं और निवेश करें। फरवरी 2000 में हेज फंड मैनेजर जेम्स के क्रेमर ने ऐलान किया कि इंटरनेट से संबंधित कंपनियां ही ऐसी हैं जिन्हें अब खरीदना चाहिए। वे ही नए जगत की विजेता है। जैसा कि उन्होंने इन्हें कहा, केवल वही ऐसी है जो अच्छे और बुरे दोनों वक्त लगातार बढ़ती रहेगी। क्रेमर ने यहाँ तक कि ग्राहम पर प्रहार करते हुए कहा था, आपको वेब से पहले
अपने सभी फॉर्मूले को मॉडल को छोड़ देना चाहिए। अगर हमने ग्राहम और डॉट की सिखाई किसी भी चीज़ पर अमल किया तो संभालने के लिए एक पैसा भी नहीं बचेगा। इन सब कथित विशेषज्ञों ने ग्राहम की विनम्र चेतावनी को अनदेखा कर दिया कि व्यवसाय में भौतिक उन्नति की स्पष्ट संभावनाएं निवेशकों के स्पष्ट मुनाफे में परिवर्तित नहीं होती। जहां पहले ही वह आसानी से देखा जा सकता है कि कौन सी इंडस्ट्री सबसे तेज़ी से बढ़ेगी, वहाँ इस पूर्वानुमान का वास्तव में कोई मोल नहीं। जब अधिकांश निवेशक पहले ही इसकी उम्मीद लगा चुके हो, जब सब फैसला करते हैं कि वह इंडस्ट्री निवेश के लिए स्पष्ट रूप से सर्वोत्तम है, तब तक उसके शेयर के भाव इतने अधिक हो गए होते हैं कि भविष्य में इसका रिटर्न बस नीचे ही जाएगा। अब तक से कम से किसी इतनी ढिठाई तो नहीं होगी कि वह अभी भी टेक्नोलॉजी को दुनिया की सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली इंडस्ट्री होने का दावा करने का प्रयास करे। लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि वे लोग जो अब दावा करते हैं कि अब अगली सुनिश्चित चीज़ हेल्थ केयर या ऊर्जा या रियल एस्टेट या स्वर्ण होगा, तो अंत में उनके उसी तरह गलत साबित होने की संभावना है जैसा कि टेक्नोलॉजी के प्रचारक साबित हुए थे। सिल्वर लाइनिंग, अगर 1990 के दशक में शेयरों के लिए कोई भी भाव बहुत ज़्यादा नहीं लगता था, तो 2003 में हम उस बिंदु पर पहुंच गए जहां कोई भी भाव पर्याप्त रूप से कम नहीं लगता था। पेंडुलम तर्कहीन उत्साह से असंगत निराशा तक वैसे ही डोल रहा था जैसा कि ग्राहक हमेशा से जानते थे। 2002 में निवेशकों ने स्टॉक म्यूचुअल फंड से $27 बिलियन निकाल लिए तथा सिक्योरिटीज इंडस्ट्री एसोसिएशन ने अपने एक सर्वे में पाया कि हर 10 में से एक निवेशक ने शेयरों में कम से कम 25% कटौती की। वे लोग जो 1990 के अंत के दशक में शेयर खरीदने को लालायित थे, जबकि उनके भाव बढ़ रहे थे और जिस कारण वे महंगे रहे थे, उन्होंने शेयरों को तब बेच दिया जब उनके पास भाव कम हुए या वे स्पष्ट रूप से सस्ते थे। जैसा कि ग्राहम ने अध्याय 8 में शानदार तरीके से दर्शाया है कि यह ठीक उसके उलट है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जानता है कि भाव बढ़ने के कारण शेयर कम नहीं बल्कि ज़्यादा जोखिम वाला हो जाता है और भाव गिरने पर ज़्यादा नहीं बल्कि कम जोखिमपूर्ण होता है। बुद्धिमान निवेशक तेज़ी के बाज़ार से दूर रहता है क्योंकि इसमें शेयर खरीदना ज़्यादा महंगा होता है, और इसके विपरीत जब तक आपके पास अपनी ज़रूरत के लायक पर्याप्त धन हो, आपको मंदी के बाज़ार का स्वागत करना चाहिए क्योंकि इस दौरान शेयर फिर से बिकने लगते हैं। तो उत्साह बनाए रखें। तेज़ी के बाज़ार का समापन बुरी खबर नहीं है जैसा कि सब मानते हैं। शेयरों के भाव गिरने से शुक्रगुजार रहें। अब यह संपत्ति निर्माण का ज़्यादा सुरक्षित और समझदारी भरा वक्त है। यह पुस्तक पढ़ें और ग्राहम आपको दिखाएंगे कि यह कैसे करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।